Assalamu alaikum students, this is me Muhammad Bilal Saq Chishti for you, and today we are back with some of the worksheets of electric circuits and electrical quantities. इन वर्कशीट्स में हम लोग देखेंगे कि वोल्टेज, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और इनसे रिलेटेड कंबाइंड रेजिस्टेंस, पावर, एनर्जी, इनके कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्कशीट. क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें एक हीटर लगा हुआ है, एक एमीटर है, बैटरी लगी हुई है और आपको वोल्टेज भी गिवन है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ गिवन टू यू एज व्हाट इज़ मेंट बाय द ईएमएफ. तो सिंपल डेफिनेशन है, इट इज़ नोन एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. बट यू हैव टू ऐड वन थिंग, across द सर्किट. अगर यहीं पे आपके पास ईएमएफ के बजाय पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पूछ ली जाए, सो द डेफिनेशन वुड रिमेन द सेम, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, बट दैट वुड बी अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट. पार्ट बी में आपके पास बोला हुआ है कैलकुलेट द करंट इन द हीटर. अगर हीटर की इंफॉर्मेशन देखें, हमारे पास वोल्टेज मौजूद है, हमारे पास रेजिस्टेंस मौजूद है. सो सिंपल फार्मूला, दैट इज़ द ओहम्स लॉ, V इज़ इक्वल्स टू आई आर. वोल्टेज आपके पास 12 है, करंट आपको मेजर करना है, रेजिस्टेंस 6 ओम दी हुई है, 6 डिवाइड होगा 12 से, सो डेफिनेटली योर आंसर वुड बी 2 एम्पेयर्स. तो आपके पास इस एमीटर की रीडिंग कितनी हो गई जी? 2 एम्पेयर्स हो गई. स्टेट द नेम ऑफ पार्टिकल दैट फ्लो थ्रू द हीटर. हीटर के अंदर कौन से पार्टिकल फ्लो करते हैं? तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स आर द पार्टिकल्स विच फ्लो थ्रू हीटर. पार्ट 3 में आपके पास बोला हुआ है ड्रॉ एन एरो नेक्स्ट टू द हीटर सिंबल टू शो द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द पार्टिकल्स थ्रू द हीटर. आपको बोला हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स की एक्चुअली में डायरेक्शन आपको बतानी है, क्योंकि हमें पहले इसी से ऊपर वाले पार्ट में उन पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई करना था. तो देखें, आपके पास बैटरी का ये जो टर्मिनल होता है, दिस वन इज़ अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस वन इज़ अ नेगेटिव टर्मिनल. और हमें पता है, अगर मैं करंट की बात करूं तो आपके पास करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है. सो दिस इज़ द डायरेक्शन फॉर करंट. और करंट आपके पास बिल्कुल ऑपोजिटली मूव करता है एज़ कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव चार्जेस होते हैं, सो दे अट्रैक्ट टूवर्ड्स पॉजिटिव. तो अगर मैं देखूं तो आपके पास इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी? दिस वुड बी द डायरेक्शन. और हमें हीटर के सिंबल के अक्रॉस ही बताना था. करंट की डायरेक्शन के बिल्कुल रिवर्स आपके पास इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी. सो यू जस्ट हैव टू ड्रॉ दिस एरो विच आई मेड फ्रॉम द पिंक कलर. तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी. कैलकुलेट द थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द हीटर इन 10 मिनट्स. तो अब यहाँ पे आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है, एंड बिकॉज थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दे बोथ आर सेम इन दिस कंडीशन. तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एक फार्मूला मौजूद है, E इज़ इक्वल्स टू आई वी टी. आई वी बेसिकली पावर है, तो पावर इनटू टाइम. करंट भी हमारे पास मौजूद है जो कि आपके पास 2 एम्पेयर है. वोल्टेज भी हमारे पास मौजूद है विच इज़ 12. टाइम हमारे पास मौजूद है, बट दिस टाइम इज़ इन मिनट्स. हमें इसको सेकंड्स में चेंज करना होगा, तो मिनट से सेकंड्स में कैसे जाते हैं? मल्टीप्लाई बाय 60 कर देते हैं. तो अब 2 इंटू 12 इंटू 10 इंटू 60, आपके पास आंसर आया 14,400 जूल्स. अब देखें, ये आपके पास बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला है, बट इस केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी बोथ आर सेम. तो हमने जो डेटा गिवन था उस रिस्पेक्ट से फॉर्मूला अप्लाई किया और आंसर निकाल लिया. लॉजिक गेट्स के अब आपसे क्वेश्चन आंसर्स नहीं पूछे जाते, सो वी विल नॉट डू दैट. पार्ट बी देखते हैं. इन स्पेस बिलो ड्रॉ द फ्यूज़. फ्यूज़ के बारे में आपको बताना है. तो फ्यूज़ एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक होता है और एक इस तरीके की हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास मूव हो रही होती है. उसके बाद नाउ व्हाट यू हैव टू डू इन पार्ट सी,
आपके पास पहले तो देखें कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर लें पार्ट सी के अंदर, और उसके बाद देखते हैं दिस इज़ अ फिक्स रेजिस्टेंस। इसी तरीके से दिस इज़ योर एल डी आर, और एल डी आर तो नहीं है बेसिकली, दिस इज़ एल ई डी। एल डी आर आपके पास इस तरीके का रेजिस्टर होता है, दिस इज़ एन एल डी आर, और यह आपके पास क्या है, एल ई डी है। एंड द बी कंपोनेंट इज़ योर थर्मिस्टर। अब देखते हैं कि आपके पास सवाल में क्या बोला हुआ है। कंपोनेंट ए इज़ नॉट emitting light, it only emit light when potential difference across it is greater than 1 volt. A change to the environment around component B causes component A to emit. ऐसा क्या चेंज है जो आपके पास कंपोनेंट बी में आता है जिसकी वजह से कंपोनेंट ए लाइट अप करने लग जाता है। एलईडी आपके पास लाइट है जो बेसिकली ऑन होगी अगर एक चेंज आएगा थर्मिस्टर के अक्रॉस। तो थर्मिस्टर का मुझे एक रिलेशन पता है, रेजिस्टेंस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कम होगा तो आपके पास रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, और एक रिलेशन वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो अगर आपके पास रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। अब आप बोलेंगे सर वोल्टेज का कहाँ से आप कॉन्सेप्ट लाए, क्योंकि इन्होंने बोला हुआ है कि अगर आपके पास पी डी 1 वोल्ट से ऊपर हो गया देन इट विल इमिट। तो वोल्टेज बढ़ाना है, तो वोल्टेज बढ़ाने के लिए रेजिस्टेंस भी बढ़ानी पड़ेगी। तो आपके पास क्या चेंज होगा जो थर्मिस्टर में आए जिसकी वजह से एलईडी लाइट अप होने लग जाए, तो वो टेम्परेचर का चेंज होगा, और टेम्परेचर को भी क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि द चेंज दैट वुड अकर एट कंपोनेंट बी वुड बी टेम्परेचर, और टेम्परेचर होगा क्या वो भी हम रीज़न लिख देते हैं कि द टेम्परेचर विल डिक्रीज़। इसी तरीके से पार्ट 2 में अगर देखते हैं, एक्सप्लेन योर आंसर इन पार्ट 1, जो पीछे पूरी थ्योरी पढ़ाई गई वही हम लिखेंगे कि एज द टेम्परेचर अक्रॉस थर्मिस्टर decreases, resistance increases। और जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी, यहाँ पे आप एक रिलेशन भी लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मिस्टर टेम्परेचर इन थर्मिस्टर। अब देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एलईडी इंक्रीजेस, और यहाँ पे आप रिलेशन लिख सकते हैं, वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। पार्ट डी में आपके पास बोला हुआ है दो आपके पास रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, और इन दोनों की आपको कंबाइंड रेजिस्टेंस दे दी है विच इज़ 4 ओम। आपको बोला हुआ है इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस क्या होगी। नाउ वी नो द फॉर्मूला दैट व्हेन द components are attached in parallel combination, so if we have to find out the resistance, so the formula 1 over r equals to 1 over r1 plus 1 over r2। आपके पास r की वैल्यू दी हुई है 1/4। अगर इसको मैं फर्स्ट रेजिस्टर कंसीडर कर रहा हूँ, सो दैट वुड बिकम 1/6। r2 की रेजिस्टेंस r है तो वही मालूम करनी है कि 1/6 प्लस वहाँ जाकर आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इसके बाद डायरेक्टली आपने कैलकुलेटर में पुट कर देनी है वैल्यू 1/4 minus 1/6। The answer for 1/r is 0.0833। अब इसी आंसर को रेसिप्रोकेट भी करना पड़ता है, तो 0.833 इधर और ये आपके पास r उधर आ जाएगा। सो r वुड बी इक्वल्स टू 1 over the answer, and the answer that you will get in this scenario
will be equals to 12 ohms. सो आई होप सो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी. किसी को कोई चीज़ समझ में ना आए तो प्लीज़ डू आस्क मी, आई विल बी देयर फॉर यू इंशाल्लाह. क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास इनपुट दिया हुआ है एक मोबाइल चार्जर का और एक आउटपुट आपके पास गिवन है. सवाल में पूछा हुआ ये है, द कंपोनेंट इन द चार्जर दैट कन्वर्ट AC टू DC. कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करता है. दैट इज़ बेसिकली डायोड. डायोड बेसिकली चेंजेस अल्टरनेटिंग टू डायरेक्ट. और डायोड को बहुत स्मूथ बनाने के लिए हम कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं. बट दिस इज़ जस्ट जनरल नॉलेज, यू विल नॉट बी आस्क फॉर दिस वन. द क्वांटिटी दैट हैज़ अ वैल्यू 50 हर्ट्ज़. ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू हर्ट्ज़ में होती है उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं. दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी. अगले पार्ट में बोला हुआ है द आउटपुट पावर ऑफ द चार्जर. तो देखें, आउटपुट का डेटा हम लोगों को इस्तेमाल करना है और पावर निकालनी है. और आउटपुट के लिए देखें तो हमारे पास वोल्टेज भी गिवन है और करंट भी गिवन है. पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इज़ इक्वल्स टू IV. याद रखिएगा इस स्मॉल m का मकसद होता है मिली. सो व्हेन आई विल पुट द वैल्यू, आई विल नॉट पुट 500, रादर आई विल पुट 500 इंटू 10 टू द पावर -3, जो कि मिली का प्रीफिक्स होता है. वोल्टेज आपको क्या दिया हुआ है 5.3. तो आपने क्या करना है, 500 एक्सपोनेंट -3 मल्टीप्लाई बाय 5.3 and the answer for the power is 2.65 watt. That is the power output of the charger. अब इसी तरीके से the energy transferred in the output circuit when the cell phone is charged for 1.5 hours. कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र हो चुकी होगी अगर मैं चार्जर को 1.5 आवर्स के लिए ऑन रखूँ. तो आपके पास होगा क्या, एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, E इज़ इक्वल्स टू IVT. और आउटपुट के लिए बोला हुआ है तो आउटपुट के लिए आपको करंट भी पता है विच इज़ 500 इंटू 10 टू द पावर -3. वोल्टेज आपके पास गिवन है 5.3. टाइम आपके पास आवर्स में गिवन है, आपको इसको सेकंड्स में चेंज करना है. सो यू हैव टू मल्टीप्लाई द टाइम बाय 3600 सो दैट आई कैन चेंज द टाइम from hours to second. 500 exponent -3 multiply by 5.3 multiply by 1.5 into 3600. So the answer that is 14310 joules. आपको इसको राउंड ऑफ करना पड़ सकता है टू सिग्निफिकेंट फिगर में. सो दैट वुड बिकम 14,000 जूल्स. यहाँ पे हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी लगा सकते थे, एनर्जी इज़ इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, क्योंकि IV किसके बराबर होता है, पावर के बराबर. तो आप डायरेक्टली ये 2.65 यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पर टाइम की वैल्यू पुट करते हैं और उसको सेकंड्स में चेंज करके आप इस तरीके से भी कर सकते थे. इससे आपके पास अगले पार्ट में बोला हुआ है द अंडरलाइन क्वांटिटी दैट इज़ स्टोर इन द बैटरी. अंडरलाइन द क्वांटिटी दैट इज़ स्टोर्ड इन द बैटरी ऑफ द सेल फोन. तो कौन सी क्वांटिटी है जो बैटरी में स्टोर हुई है, एंड डेफिनेटली दैट इज़ द एनर्जी दैट इज़ बीइंग स्टोर्ड इन द बैटरी. अगला सवाल देखते हैं. हमें रिलेशन बताने हैं, what are the relation between resistance and length when the area is constant. So resistance is directly proportional to length. इसी तरीके से resistance और area के बारे में बताना है. जब आपके पास length constant हो तो resistance is inversely proportional to area. पार्ट बी में आपके पास बोला हुआ है कि आपके पास 60 वाट की लैंप है. तो ये आपके पास पावर गिवन है. वोल्टेज सप्लाई आपको 230 वोल्ट की दी हुई है. यू हैव टू फाइंड आउट द करंट. सो आई विल यूज़ द फॉर्मूला फॉर द पावर विच इज़ P इज़ इक्वल्स टू IV. द वैल्यू फॉर द पावर इज़ 60. आई डू नॉट नो अबाउट द वैल्यू फॉर करंट, बट आई डू नो अबाउट द वैल्यू फॉर पावर. सो 60 वुड बी divided by 230 and the current that I am getting is 0.26 amperes.
that is the current that is being transferred to the lamp. आगे बढ़ाते हैं पार्ट सी. The lamp Y has a filament made of the same metal as the lamp X. देखिए मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम होता है तो आपके पास रेजिस्टिविटी जिसको हम रॉ से शो करते हैं वो आपके पास बिल्कुल सेम रहती है. रेजिस्टिविटी बेसिकली टेल्स यू अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ मेटल फ्रॉम विच इट इज़ बीइंग मेड. तो दोनों फिलामेंट सेम मेटल से बने हैं विच मीन्स रेजिस्टिविटी इज़ सेम. तो रेजिस्टिविटी को तो आप हटा दें बीच में से. आगे देखते हैं. द फिलामेंट हैज़ हाफ द लेंथ एंड 1/3 द क्रॉस सेक्शनल एरिया. अब देखिए यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन को देखना पड़ेगा कि जो वाई लैम्प है उसकी लेंथ एक्स लेंथ के मुकाबले में हाफ है. तो मैंने यहाँ पे एक डेटा बनाया. ये आपके पास आ गई लैम्प एक्स. मुझे नहीं पता इसकी लेंथ क्या है. लेट अस अज्यूम कि इसकी लेंथ है एल और वाई की लेंथ आपके पास कितनी है उन्होंने बता दिया हाफ द लेंथ. तो जो भी एक्स की लेंथ है उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो वाई की लेंथ आ जाएगी. सिमिलरली 1/3 द क्रॉस सेक्शनल एरिया. हमें नहीं पता एक्स का एरिया क्या है तो लेट अस अज्यूम एंड राइट इट द एरिया ऑफ एक्स एज ए. वाई का एरिया क्या है 1/3 विच मीन्स जो भी एक्स का एरिया है उसको डिवाइडेड बाय 3 कर दें तो वो वाई का एरिया बन जाएगा. आपको बोला हुआ है लैम्प वाई इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू 230 वोल्ट्स. मतलब एक्स का भी आपके पास 230 वोल्ट्स था यहाँ पे लिख देते हैं और वाई का भी आपके पास 230 वोल्ट्स ही है. इसमें कोई चेंज नहीं आया. आपको बताना ये है कि करंट इन लैम्प वाई डिवाइडेड बाय करंट इन लैम्प एक्स. आपको रेशो कैलकुलेट करना है जिसमें आप लैम्प वाई और लैम्प एक्स का रेशो निकाल सकें. तो सबसे पहली चीज़ आपको करंट निकालना है. सो आई कैन यूज़ V इज़ इक्वल्स टू आई आर एंड I वुड बी इक्वल्स टू V ओवर R. अब आपके पास लैम्प X की तो रेजिस्टेंस भी नहीं पता तो लेट अस से कि इसकी रेजिस्टेंस R है. अब इन चेंजेस के बाद Y की रेजिस्टेंस क्या बन जाएगी लेट्स फाइंड आउट. देखें रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. अगर y की लेंथ हाफ है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी हाफ. तो x की रेजिस्टेंस कितनी थी r थी. y की रेजिस्टेंस लेंथ के रिलेशन के हिसाब से क्या हो जाएगी डिवाइड बाय 2. एंड आई डू नो अबाउट दिस रिलेशन दैट रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. तो एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी. भाई एरिया आपके पास कितना कम हुआ 3 टाइम्स कम हुआ तो आपकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी. मतलब y की आपके पास रेजिस्टेंस कितनी आ गई 3R/2. करंट का तो फॉर्मूला मैं निकाल चुका हूँ. अब मैंने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है. आपके पास बोला हुआ है करंट इन लैम्प y. तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है V ओवर R. सो what was the value of V in lamp Y? That was 230. और लैम्प Y की रेजिस्टेंस कितनी है आपके पास 3R/2. इसको हम इस तरीके से लिखते दें ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो. 3R/2. अच्छा लैम्प Y का जो करंट है वो डिवाइड हो रहा है किससे लैम्प X के करंट से. अब उसका भी करंट निकालेंगे फॉर्मूला वही होगा V ओवर R. तो लैम्प X के लिए आपके पास वोल्टेज कितना था 230. लैम्प X के लिए रेजिस्टेंस कितनी थी R. तो वो हमने लिख दिया. उसके बाद ज़रा यहाँ पर हम देखें तो ये 2 डिवाइड में रेसिप्रोकेट हो जाएगा क्योंकि एक फ्रैक्शन में दो आपके पास ओवर नहीं आ सकते. तो दिस 2 विल बी रेसिप्रोकेटेड और ये 2 आ जाएगा 230 के साथ और यहाँ पर आपके पास 3 आ रहा. ये डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये वाली वैल्यू भी रेसिप्रोकेट हो जाएगी. तो R ऊपर आ गया और 230 नीचे. Now I can see that there are few things which I can cancel out just as 230 and 230. Similarly R from R.
सो व्हाट इज़ द रेशियो दैट आई एम गेटिंग 2/3। अब देखिए इस रेशियो को कभी भी आपने पॉइंट्स में नहीं छोड़ना, फ्रैक्शन में छोड़ दें, क्योंकि आपसे मांगा वही रेशियो है। तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट ऑफ वाई रेशियो करंट ऑफ एक्स मांगा हुआ था, विच इज़ 2/3। मतलब लैम्प वाई के पास 2 रेशियोज़ जा रहे हैं और लैम्प एक्स के पास करंट के 3 रेशियोज़ जा रहे हैं। तो अगर इस सवाल में कोई भी कन्फ्यूजन हो बेटे, आपको बार बार कह रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा और मैं उसका एक फॉलोअप बनाऊँगा जिसमें आपकी मैं प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व कर सकूँ। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। आपको बताया हुआ ये है कि अ पीस ऑफ वायर हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ 0.45 ओम्स के आपके पास रेजिस्टेंस दी हुई है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर पीस ऑफ वायर ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल से आपके जहन में आ जाना चाहिए कि रेजिस्टिविटी का कोई इफ़ेक्ट नहीं है, रेजिस्टिविटी सेम है। तो इसका रिलेशन हम देखेंगे ही नहीं सवाल में, क्योंकि एक चीज़ जो सेम होती है उसको आप रिलेशन से एक्सक्लूड कर देते हैं, उसकी वजह से कोई चेंजेस नहीं आए होंगे। विद द थर्ड ऑफ द लेंथ, नाउ यहाँ पे विद थर्ड ऑफ अ लेंथ मतलब लेंथ 1/3 कर दिए। अभी अभी रिलेशन पड़ा है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर लेंथ 1/3 होगी तो रेजिस्टेंस भी आपके पास कितनी हो गई, डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगी। एंड हाफ द एरिया, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया हाफ कर दिया मतलब टाइम डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 2। तो आपके पास क्या है, what is the new resistance। तो देखें, now your new resistance would be 2R/3। और मुझे पुरानी रेजिस्टेंस जिसको मैंने R बोला हुआ है उसकी वैल्यू गिवन है विच इज़ 0.45। तो R की जगह हम R की वैल्यू पुट कर देंगे और इसको डिवाइड बाय 3 कर देंगे। सो 2 इंटू 0.45 and that would be divided by 3. So the final answer for the new resistance is 0.3 ohms। तो चेंजेस आने के बाद रेजिस्टेंस क्या बन जाएगी, 0.3 ओम। आपको यहाँ पे एक सर्किट गिवन है एंड यू हैव बीन आस्क्ड फ्यू क्वेश्चंस। कैलकुलेट द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द 3 रेजिस्टर्स। कौन कौन से 3 रेजिस्टर्स हैं, 1, 3 एंड 2। सबसे पहले तो मैं देख रहा हूँ ये 1 और 3 आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इनको हम सॉल्व कर देते हैं। 1/r इज़ इक्वल्स टू 1/1 प्लस 1/3, और इसको आप डायरेक्टली कैलकुलेटर में पुट कर देंगे एंड दैट आंसर वुड बी और 1.33। और अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो 4/3 है। सो 1/r इज़ इक्वल्स टू 4/3। हमें r कैलकुलेट करना है तो रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, सो दैट वुड बिकम 3/4 एंड दिस आंसर 3/4 मीन्स 0.75 ओम्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस आ गई 0.7 ओम। अब मतलब इन दोनों रेजिस्टर्स को हटा के एक ही रेजिस्टर लगेगा और वो रेजिस्टर बेसिकली सीरीज़ कॉम्बिनेशन में होगा विद दिस 2 ओम। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आपके पास रेजिस्टेंस कैसे निकाली जाती है, R इज़ इक्वल्स टू R1 प्लस R2। एक रेजिस्टेंस तो इन्होंने दी हुई थी दैट इज़ 2 ओम, और एक हमने मालूम की विच इज़ 0.75। दोनों रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे तो द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द कंप्लीट सर्किट इज़ 2.75 ओम्स। अब आपको यहाँ पे बताना है कैलकुलेट राइट डाउन द टू रिलेशन ऑफ द करंट इन द सर्किट। सर्किट के अंदर करंट के क्या रिलेशंस बन रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये I2 और I1 को अगर मैं प्लस करूँगा तो आपके पास किसके बराबर होगा, I4। और से देखिएगा बेटे, आपके पास यहाँ से करंट आया बेटे, करंट आने के बाद यहाँ पर कुछ डिवाइड हो जाएगा इस नोड में। यहाँ पर कुछ चला गया बेटे I2 और यहाँ पे कुछ चला गया बेटे I3। यहाँ पे I3 गया, यहाँ पे I2। नीचे तो वोल्ट मीटर लगा हुआ, कोई कंपोनेंट नहीं है, तो इस वाली लाइन कुछ से तो कंफ्यूज नहीं होइएगा।
अब देखें I2 और I3 वापस क्या बन गया बेटे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो I4, तो इसका मतलब क्या हुआ, और फिर ये I4 वापस आपके पास कहाँ जा रहा है, यहाँ पर I1। तो इससे दो चीज़ें समझा, एक I1 और I4 बेसिकली दोनों बराबर हैं। दूसरी चीज़ I2 प्लस I3 किसके बराबर है, I4 के बराबर है। सो आई कैन राइट I2 प्लस I3 वुड बी इक्वल्स टू I4। अब मैं अगर यहाँ पे ये भी दो रिलेशन मांगे हुए हैं, अगर मैं यहाँ पे ये भी लिख दूँ I2 प्लस I3 इज़ इक्वल्स टू I1, तो दोनों में से कोई सा भी आंसर गलत नहीं है, दे बोथ आर सेम, बिकॉज I1 एंड I4 ये दोनों ही टोटल करंट है बेटे। कैसे है मैंने आपको सर्किट डायग्राम में डायरेक्शन के साथ बताया, नहीं समझ में आई हो बताइएगा बेटे, मैं आपको वापस बता दूंगा। इसी तरीके से आपके पास अगले सवाल में लिखा हुआ है राइट टू रिलेशनशिप ऑफ द वोल्ट मीटर। अब इसी तरीके से वोल्ट मीटर के हम रिलेशन निकालते हैं जैसे हमने करंट के निकाले हैं। तो देखें वोल्टेज पैरेलल में आपके पास क्या रहता है, सेम रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखें ये पूरी लाइन का वोल्टेज आपसे बोला गया है कैलकुलेट करना, तो पूरी लाइन में तो आपके पास टोटल वोल्टेज ही होगा जितना आपके पास V1 है। तो एक रिलेशन हमें वोल्टेज का भी पता चल गया कि V1 इज़ इक्वल्स टू V4। दूसरी चीज़, अगर मैं V2 और V3 को ऐड कर दूं तो वो किसके बराबर बनेंगे, वो भी V4 के बराबर में बनेंगे, क्योंकि देखें ये और ये आपके पास क्या हैं, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, और सीरीज़ कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या होता है, डिवाइड होता है। अभी हमने इसकी कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाली थी ना बेटे, तो इसकी कंबाइंड रेजिस्टेंस इस 2 ओम के साथ सीरीज़ कॉम्बिनेशन में बन रही थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, V2 और V3 की वैल्यू को ऐड करें तो आपके पास V2 प्लस V3 इज़ इक्वल्स टू, मैं V1 भी लिख सकता हूँ या V2 प्लस V3 इज़ इक्वल्स टू V4 भी लिख सकता हूँ, दोनों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट द डायोड आपने नहीं पढ़ने, सो शिफ्ट टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास बोला हुआ ये है कि कंपोनेंट X जो यहाँ पे ड्रॉ हुआ हुआ है, इस कंपोनेंट का आपको नाम बताना है। सो दैट इज़ अ वेरिएबल रेजिस्टर। वेरिएबल रेजिस्टर का दूसरा नाम रिहोस्टैट भी होता है। इस वेरिएबल रेजिस्टर का सर्किट में क्या काम है, देखें रेजिस्टेंस वेरी हो रही है, तो रेजिस्टेंस वेरी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम करंट को कंट्रोल करना चाह रहे होंगे। तो हम, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट कम, क्योंकि इन्वर्सली रिलेशन है। तो इफ़ रेजिस्टेंस इज़ हाई करंट विल बी लो, सिमिलरली इफ़ रेजिस्टेंस इज़ लो करंट वुड बी हाई। सो टू कंट्रोल और लिमिट, हम कंट्रोल भी लिख सकते हैं, हम लिमिट भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही है। टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट। इसी तरीके से द हीटर इज़ डिज़ाइन टू वर्क फॉर, वोल्टेज आपके पास हीटर का दिया हुआ है, पावर आपके पास हीटर की दी हुई है, करंट मालूम करना है, P इज़ इक्वल्स टू IV, पावर इज़ 4.5, करंट की वैल्यू मालूम करनी है, और वोल्टेज की वैल्यू 3.6 दी हुई है। तो हम करेंगे क्या, 4.5 वुड बी डिवाइडेड बाय 3.6 एंड योर आंसर इज़ 1.25 amperes. This would be the current that would be passing through heater. अब देखें ये हीटर और ये आपके पास कंपोनेंट X विच इज़ अ वेरिएबल रेजिस्टर, ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, तो जो करंट हीटर का है वही करंट आपके पास वेरिएबल रेजिस्टर का भी होगा, बिकॉज इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन करंट रिमेन सेम। Now what you have to find out, you have to find out the resistance of component X, and we know that the component X is the variable resistor. आगे उन्होंने बोला हुआ है the battery and ammeter has zero resistance। वैसे इनकी भी रेजिस्टेंस होती है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ लाइन आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है और इसका कोई मकसद आपके पास नहीं है। तो अब ज़रा देखें, अब आपके पास
रेजिस्टेंस मालूम करनी है x की, तो हमारे पास करंट है, देखते हैं क्या हम लोग x का वोल्टेज मालूम कर सकते हैं। तो यस, हमारे पास बैटरी का वोल्टेज गिवन है 6 वोल्ट और आपके पास हीटर के अंदर वोल्टेज कितना जा रहा था, द वोल्टेज इन हीटर इज़ 3.6 वोल्ट और हमें पता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड होता है। तो इसका मतलब अगर 3.6 वोल्ट आपके पास हीटर के पास जा रहा है तो बाकी का 6 वोल्ट में से जितना भी वोल्टेज होगा वो वेरिएबल रजिस्टर के पास जा रहा होगा। तो हमने 6 में से माइनस कर दिया 3.6 एंड द आंसर इज़ 2.4 वोल्ट्स और ये 2.4 वोल्ट आपके पास किसका होगा, कंपोनेंट x का होगा। नाउ I can easily apply the formula V is equals to IR because I do know about the value for V, I do know about the value for current as well, and you just have to find the value for the resistance. So 2.4 would be divided by 1.25 and the resistance for component X, which was a variable resistor, is found out to be 1.92 ohms. Now, sometime after heater is switched on, the ammeter reading is seen to have decreased. Now what happens? आपके पास अगर हीटर कुछ देर के लिए ऑन कर दिया जाता है तो आपके पास वैल्यू जो है वो करंट की कम होती है। अब बताया हुआ ये है वैल्यू करंट की कम क्यों होती है। देखिए, अगर करंट इज़ डिक्रीजिंग तो डेफिनेटली देयर वुड बी सम चेंजेस इन रेजिस्टेंस। करंट को कंट्रोल कौन करता है, रेजिस्टेंस, और करंट आपके पास डिक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर increases, or I and you know that resistance is inversely proportional to current. अच्छा जी, आगे आपके पास डायोड की बात की है तो वो हम नहीं देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो आपके पास एक फिलामेंट लैम्प का ग्राफ दिया हुआ है रेजिस्टेंस और करंट का। नाउ दे आर आस्किंग यू डिस्क्राइब हाउ रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प चेंजेस। तो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपके पास ग्राफ में आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव कर रहा है तो आपके पास, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ग्राफ है तो इस इंक्रीजिंग ग्राफ का मतलब क्या हुआ कि आपकी रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो रही है और आपके पास करंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। सो आई विल से द रेजिस्टेंस इंक्रीजेज और वैल्यू ऑफ करंट भी आपके पास इंक्रीज़ हो रही है एज द करंट increases. The value of the resistance is increasing as the current is increasing, और that can be seen from the graph as well. और आप देख सकते हैं कि ये दोनों का रेट कांस्टेंट नहीं है, they are increasing but at increasing rate. देखें, ऐसा भी तो हो सकता है ना, कांस्टेंट रेट के साथ इंक्रीज़ हो रहे हैं, बट नो, they are increasing and at the increasing rate. And how can I detect that? Because the graph is the increasing graph. उसके बाद आपके पास दिया हुआ है for the current of 0.07 calculate the resistance. So I can check it from the graph. 0.07 पे आपके पास रेजिस्टेंस कितनी आ रही है, दैट इज़ 25 ohms। तो हम यहाँ पे लिख देंगे। यहीं पर ही आपको क्या मालूम करना है, पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है। सो आई नो करंट एंड आई नो रेजिस्टेंस, सो V इज़ इक्वल्स टू IR। द वैल्यू ऑफ I इज़ 0.070, द वैल्यू फॉर R इज़ 25। सो 0.07 would be multiplied by 25 and the voltage for across the lamp is 1.75 volt। पार्ट सी में आपसे पावर डिसिपेटेड मांग लिया, मतलब पावर।
So I can use P is equals to IV, and even I can use any of the formula because I have current as well, resistance as well and potential difference as well. मैंने बेसिक वाला फार्मूला चूज़ किया, आप कोई सा भी चूज़ कर लें, आंसर आपके पास बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आएगा. सो आई वुड हैव टू मल्टीप्लाई 1.75 with 0.070. So the power that I am getting is 0.1225 watt. इसको अगर हम देखें, आपने कोशिश ये करनी है, आपने आंसर्स अपने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखने हैं. So this would become 0.12 watts. उसके बाद 2 of these lamp are connected in parallel. दोनों लैम्प आपके पास पैरेलल में कनेक्टेड है, एक जिसके बारे में डिटेल दी हुई है, एक और है. द करंट इन ईच लैम्प इज़ 0. दोनों के अंदर करंट आपके पास सेम है. स्टेट द EMF निकालना है. देखिए पैरेलल है, पैरेलल में आपके पास वोल्टेज सेम रहता है. सो what was the voltage which the first lamp was getting? That was 1.75, जिसको हम 1.8 वोल्ट कर देंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करके. वही वोल्टेज दूसरी लैम्प को भी मिल रहा होगा. हाउ? बिकॉज दे बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, एंड इन पैरेलल आपके पास वोल्टेज सेम रहता है. कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एज्यूमिंग द सेल हैज़ नो रेजिस्टेंस. ये लाइन सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है. आपको रेजिस्टेंस निकालनी है. हमें पहले लैम्प की रेजिस्टेंस पता है कितनी, 25. दूसरे लाइन पे ही आपके पास रेजिस्टेंस उतनी ही है. कैसे पता चला? बिकॉज द फर्स्ट लैम्प वॉज ऑल्सो गेटिंग दिस मच अमाउंट ऑफ करंट एंड द सेकेंड लैम्प इज़ ऑल्सो गेटिंग दिस मच अमाउंट ऑफ करंट, विच मीन्स दोनों की रेजिस्टेंस भी सेम है और दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं. सो 1/R is equals to 1/R1 plus 1/R2. So 1/25 plus 1/25, which will be equals to 2/25. और ये आपके पास 1/R का आंसर आया है. R का आंसर चाहने के लिए आपके पास रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, एंड द आंसर वुड बी 12.5 ohm. So the combined resistance for both lamp is 12.5 ohms. The last question of this worksheet, आपके पास बैटरी गिवन है और बैटरी का EMF 12 वोल्ट दिया हुआ है. द टोटल पावर इज़ 150 वाट व्हेन बोथ लैम्प्स आर ओपन. दोनों की टोटल पावर दी हुई है. आपको मालूम करना है कैलकुलेट द करंट. देखें दोनों की दोनों लैम्प पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो करंट आपके पास क्या होगा? डिवाइड होगा. कुछ यहाँ पर जाएगा, कुछ यहाँ पर जाएगा, लेकिन हमारे पास पावर दोनों की टोटल दी हुई है. तो आपके पास करंट सप्लाई बाय द बैटरी पूछा जा रहा है, तो मतलब टोटल करंट ही पूछा जा रहा है. तो आई कैन यूज़ P इज़ इक्वल्स टू IV. अब मेरे पास टोटल पावर गिवन है, टोटल करंट मालूम करना है, और दोनों लैम्प का टोटल वोल्टेज कितना है? 12 वोल्ट है. तो आप क्या करेंगे, क्योंकि अच्छा दोनों का 12 वोल्ट क्यों है? पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है? सेम. सो 150 डिवाइडेड बाय 12 विच वुड बी इक्वल्स टू 12.5 एम्पेयर्स. अब आपके पास इन्होंने बोला हुआ है L2 लैम्प जो है उसके पास 5 एम्पेयर्स करंट जा रहा है. L1 के पास कितना जाएगा? तो हम देख रहे हैं कि टोटल आपके पास बैटरी से कितना निकल रहा है? 12.5. और आई नो एंड यू नो दैट एज वेल कि यहाँ से इस नोड से करंट डिवाइड होगा. अगर नीचे 5 एम्पेयर जा रहा है तो बाकी आपके पास कहाँ जा रहा होगा? लैम्प L1 में. तो अगर हमने ये निकालना है, सो 12.5 में से हम 5 को माइनस कर देंगे. सो द आंसर वुड बी 7.5 एम्पेयर्स. मतलब इस डायरेक्शन में करंट 7.5 एम्पेयर्स होगा बेटे. द पावर ऑफ लैम्प L1 का वोल्टेज पता है, करंट पता है. P इज़ इक्वल्स टू IV. आपके पास पावर के लिए I भी पता है, वोल्टेज भी पता है. I इज़ 7.5. तो वोल्टेज फॉर लैम्प L1 इज़ 12. दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे. सो द आंसर इज़ 90 वाट. रेजिस्टेंस भी निकालनी है लैम्प L1 की. सो आई कैन यूज़ द सिंपल फार्मूला V इज़ इक्वल्स टू IR. I do know about the
वैल्यू फॉर द वोल्टेज विच इज़ 12, करंट आपको पता है विच इज़ 7.5, रेजिस्टेंस आपको मालूम करनी है 7.5, वहाँ जाकर डिवाइड होगा तो R वुड बी इक्वल्स टू 1.6 ओम। सो आई होप सो बेटे आपको इस वर्कशीट का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। एंड दैट वर्कशीट वाज अबाउट द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। किसी भी सवाल में कोई प्रॉब्लम हो तो बेटे पूछिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इसी के साथ अपलोड कर रहा हूँ। एंड दैट वीडियो वुड बी रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़। ये सारे के सारे एक ही फैमिली के चैप्टर्स हैं, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी, सिमिलरली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो उन्हीं में से एक इलेक्ट्रिक सर्किट्स की एक वर्कशीट थी जिसमें आपके पास पेपर 2 के कुछ पास पेपर क्वेश्चंस करवाए गए हैं। होप सो यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।